नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि सर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में अंतर क्या है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, ऐसा कोई खास डिफरेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चरल क्या होता है। फिर भी आजकल जो सिचुएशंस चल रही है उसमें अगर आपसे वाइवा में या इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में अंतर क्या है, तो एटलीस्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर सको। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं। वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस का और से का अंतर है। मैं बता दूं किसका अंतर है। एक होता है का और से का अंतर है, बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे चीजें लिखने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल का अंतर क्या है। अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मैं यहाँ लिखता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना। ठीक है, मैं और लिख देता हूं यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। एक मैंने लिखा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इस तरफ मैंने लिखा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। अंतर क्या है समझना है। यहां मैंने लिखा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यहां लिखा मैंने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यहां मैं लिख सकता हूं और क्या, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये सब में क्या लगा हुआ है, कल्चरल लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, ये यहां पे देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लगा हुआ है। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं यहां पे एक बात और कर सकता हूं, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं बेसिक एग्रीकल्चर, और हम लिखते हैं क्या, बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर। यहां पे एग्रीकल्चरल नहीं लगा है, सिर्फ एग्रीकल्चर लगा है। मतलब का और से का बस डिफरेंस है। का मतलब क्या हो गया कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का कॉलेज, एग्रीकल्चर का कॉलेज है, और एग्रीकल्चर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर बोला जाता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि का कॉलेज है, मींस एक ये मेजर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, यहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है, कृषि से संबंधित अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मतलब कृषि का संस्थान, बेसिक एग्रीकल्चर मतलब कृषि का आधार। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर क्यों लिखा जाता है कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक अपने आप में ही एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्सटेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ कृषि से संबंधित इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा था। कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित इकोनॉमिक्स बस पढ़ते हैं, इसलिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लिखा जाता है। और यहां सिर्फ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंशन की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां हम एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ते हैं, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल के अंदर। क्लियर है, चलो डिफरेंस समझ में आ गया। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि आप कृषि में क्या कर रहे हो, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में भी होती है, स्टेट में भी होती है, इंजीनियरिंग में भी होती है। जब हम कृषि से संबंधित अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको एग्रीकल्चरल लिखा जाता है। ठीक है, इतना बेसिक अंतर है, ये समझ लीजिए। अब हमें पढ़ना क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पे। तो एग्रीकल्चर का मतलब आप जानते हो, लैटिन वर्ड है, अगर प्लस कल्चर से बना हुआ है, ये बेसिक आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। दोनों शब्द को अलग अलग हम तोड़ के पढ़ेंगे। पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है वो इकोनॉमिक्स है। क्यों, क्योंकि आपकी जेब में अगर कुछ मनी है, पैसा है, उस पैसे का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो
वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक बेहतरीन एग्जांपल लेके, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल लेके बताऊंगा, और जनरल जो हमारी डेली लाइफ में चल रहा है उसको लेके भी एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक्स होता क्या है। पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सा है। सिंपल जनरली क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कौन सा शब्द है? इकोनॉमिक्स जो है वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ वर्ड है। ठीक है, किस भाषा से? ग्रीक से लिया हुआ ये शब्द है। अब ग्रीक में कौन सा वर्ड जिससे इकोनॉमिक्स बना है? तो ग्रीक में जो वर्ड है वो है ओइकोनोमिकास। ओइकोनोमिकॉस, इस वर्ड से ये बना है ओइकोनोमिकास। ग्रीक वर्ड कौन सा? ओइकोनोमिकास। अब ओइकोनोमिकास भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ओइकोस और प्लस नोमोस। ठीक है, ओइकोनोमिकास जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड कौन सा है? ओइकोस, और दूसरा वर्ड है नोमोस। इन दो वर्ड से ओइकोनोमिकास बना है और ओइकोनोमिकास से इकोनॉमिक्स बना हुआ है। ओइकस का मतलब क्या होता है? नोमस का मतलब क्या होता है? नोमस का मतलब आप लोग जानते हो, नोमस हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? अब यहां देखो, ओइकस का मतलब होता है हाउस, हाउस होल्ड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? घर अपना। और नोमास का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट। नोमास का मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट, प्रबंधन। ठीक है, अब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है? हाउस होल्ड और मैनेजमेंट। इकोनॉमिक फिर एक वर्ड ओइकोनोमिका से बना है, ओइकोनॉमिक्स का दो अलग अलग वर्ड से बना है, ओइकोस और नोमास। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमास का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। अब चीज को समझना, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे है, समझना बात को। यहां पे मैं एक पहला डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फिर समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। यहां पे हमने क्या बोला? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, क्या बोला? हाउस होल्ड मैनेजमेंट यूजिंग द लिमिटेड फंड इन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मैनर। पॉसिबल। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यूजिंग द लिमिटेड फंड, यहां पे वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? यूजिंग लिमिटेड फंड इन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मैनर। ये दो वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, लिमिटेड फंड का यूज करके हमें हाउस को मैनेज करना इस तरीके से कि हमें जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब यहां पे समझना बात को, एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, अक्सर मैं ये एग्जांपल देता हूं कि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको आपके पेरेंट जो है, आपके पिताजी जो है मंथ के आपको 5000 रुपीज देते हैं। ठीक है, आपके खर्चे के लिए, आपके पॉकेट मनी के लिए, आपकी जो मंथली जो भी डेली एक्टिविटीज होती है इन कॉलेज लाइफ में, इन सब चीज़ों के लिए आपके पेरेंट्स, पिताजी आपको देते हैं कि भैया बच्चे के खाने में प्रॉब्लम ना आए, उसको रहने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको महीने का 5000 का क्या मिलता है? फंड मिलता है। अब ये 5000 फंड है, ये आपके लिए क्या है? पहली चीज, ये आपके लिए क्या है? लिमिटेड है। क्या है? ये एक लिमिटेड फंड है। 5000 से 1 रुपया आपके पास ज्यादा नहीं है, ना ही आपको मिलेगा, तो ये हो गया लिमिटेड फंड। अब इस 5000 रुपए को आप पूरे महीना आपको ये 5000 रुपए चलाना है। मतलब पूरे महीने में जो जो आपको काम करना है ये 5000 रुपए के अंदर करना है, 5000 के अंदर करना है। तो आपको इस 5000 को किस तरीके से यूज करना है पूरे महीने में कि आपके सारे काम भी हो जाए और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले कि 5000 रुपए में मुझे जो चीजें करनी थी वो मैंने कर ली। ठीक है, समझना बात को। अब यहाँ पे 5000 रुपीज में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं 5000 रुपये में? आप देखो क्या रहता है, आपको रेंट भी देना रहता है रूम का, आपको खाने का मतलब मेस का पैसा भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मान लो आपकी और भी कोई खर्चे हैं, ख्वाहिश है कि भाई हमें इस मंथ में जो है कपड़े खरीदना है, और क्या चीज़ें, आपका चाय कॉफ़ी में चला जाता है, टी पार्टी या चाय कॉफ़ी में आपका कुछ पैसा जाता है महीने का। ठीक है, इसके अलावा आपको मूवी देखना है, मूवी देखने के भी आप शौकीन हो। ठीक है, मूवीज भी आप देखने जाते हो। ठीक है, मूवी देखना है। इसके अलावा आपका और क्या है? दोस्तों के साथ पार्टी करना है, कई सारी चीजें हैं।
तो ये चीजें हैं, ये मतलब क्या है, ये आपकी जो है वांट्स है, ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये सारी वांट्स से पूरे महीने में आपको ये चीजें एक्टिविटीज आप करते हो। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो क्या, बुक्स परचेस करना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, उसकी मंथली फीस देना है। तो ये आपकी क्या है, वांट्स है, ये आपकी क्या है, ये पूरा मंथली आपका एक्सपेंडिचर है कि ये चीजें मैं महीने में करता हूं, ठीक है। अब आपको मिला क्या है, आपको पैसा मिला है 5000 रुपीज। अब 5000 रुपीज में इतनी सारी चीजें करनी है आपको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लो आपने रेंट दे दिया 1000 रुपीज, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। मेस का आपने दे दिया 1500 रुपीज, ये भी आपको देना पड़ेगा, तो आपके 2500 रुपए तो यहां चले गए। क्लियर? इसके अलावा एक बात करें यहाँ पे आपका क्लॉथ टी, अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ आपके कपड़े अगर आप उसमें खर्च करो तो 1000 रुपये यहाँ जाना है, 500 रुपीज आपके यहाँ जाना है, बुक्स के 1000 रुपीज आपके यहाँ जाना है, लाइब्रेरी के 500 रुपीज आपके यहाँ जाना है, ठीक है, मूवी देखने के लिए 500 रुपीज यहाँ जाना है। अब देखो कितना बजट बन रहा है, 2500 रुपये ये हो गया, 3500 हो गया, 4500 हो गया, 5000 हो गया, और टोटल बजट आपका बन रहा है यहाँ पे 6000 रुपये। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपके 6000 रुपये खर्च हो रहे हैं। 1000 रुपये आप दोस्तों से उधार ले लोगे, लेकिन यहाँ पे उधार वाली कोई बात नहीं है। तो इस 5000 रुपये में आपको ये मैनेज करना है। अब यहाँ पे चीजें क्या आ रही है कि बजट आपका 6000 जा रहा है, तो आपको कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो छोड़नी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन बाकी चीजें ऐसी है जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, जिसको करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि मूवी देखूंगा तो मजा आएगा। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें आउटपुट मिले, प्रॉफिट मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इस सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो बुक्स नहीं खरीदूंगा, मूवी देखने जाऊंगा ताकि मुझे क्या मिलेगा, मजा आएगा, 3 घंटे बहुत इंजॉय करूंगा। नहीं, सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, प्रॉफिट मिले, तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इकोनॉमिक का मतलब ही क्या है, टोटली हमें क्या करना है, प्रॉफिट गेन करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, साइंस ऑफ चॉइस बोलते हैं इसको, ठीक है, साइंस ऑफ चॉइस बोल सकते हैं हम इकोनॉमिक्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अब चूज करना है, जो हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रेंट आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए मेस जरूरी है, ये पार्टी जरूरी नहीं है, कैंसिल कर सकते हो, मूवी जरूरी नहीं है, कैंसिल कर सकते हो, कपड़े इस महीने जरूरी नहीं है, कैंसिल कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे वो चीजें करनी है, वो चीज में पैसा इन्वेस्ट करना है जहां से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। क्यों? क्योंकि सभी के पास पैसा जो है लिमिटेड है, रिसोर्सेस संसाधन जो है लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। क्लियर है? यहाँ से समझ में आया? इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पैसा है, उसका हम सही जगह उपयोग करें ताकि वहां से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। मूवी देखना, पैसा चला जाएगा, 3 घंटे एंजॉय करोगे, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। पार्टी करोगे, पैसा चला जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं मिलेंगे। हाँ, कपड़े आप खरीद सकते हो, अगर आपके पास बजट बचता है तो किसी फेस्टिवल पे या किसी ओकेशन के लिए आप कपड़े खरीद सकते हो, वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर वहां पे भी आपको चूज करना पड़े कि कपड़े खरीदूं या लाइब्रेरी ज्वाइन करूं, कपड़े खरीदूं या लाइब्रेरी ज्वाइन करूं, तो यहां पे आपको क्या चूज करना पड़ेगा? यहां पे आपको लाइब्रेरी चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कपड़ों से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ोगे तो जॉब लग सकती है, वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स हमने क्या समझा यहाँ पे? इकोनॉमिक्स हमने क्या समझा कि इकोनॉमिक्स मतलब टोटली क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा है, जो भी हमारे पास फंड है, उसका हम बेस्ट से बेस्ट तरीके में यूज करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले या ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। क्लियरली समझ में आया? और भी एग्जांपल मैं फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल लूंगा। एक एग्जांपल आप अपने घर पे देख सकते हो, आपके पेरेंट्स जो है पूरे महीने का बजट बनाते हैं कि पूरे महीने का हमारा 10,000 का बजट है, चाहे उसमें आप आटा लाओ, तेल लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, कुछ भी लाओ, ठीक है, कि ये 10,000 रुपए का बजट है। जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है, वो लोग 10,000 रुपए में भी अपना घर बेहतरीन तरीके से चला लेते हैं। और जो हाई क्लास लोग हैं, जिनकी मंथली इनकम जो है 50,000 रुपए है, उनका वही चीज कितना खर्च लगेगा? उनका 20 से 25,000 रुपए खर्च होंगे। तो जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है वो भी अपना घर मैनेज करता है, और जो 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी घर मैनेज करता है। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए,
तो ये हमने समझा इकोनॉमिक्स क्या है। ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिकास, ओइकोस मतलब हाउस हो गया, हाउस होल्ड, नोमस मतलब उसका मैनेजमेंट करना। तो हाउस होल्ड का इस तरीके से मैनेज करना कि जो हमारे पास लिमिटेड फंड या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट तरीके से यूज करें। क्लियर? तो ये बेसिक बात हुई। अब मैं यहाँ पे दो मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल के आती। पहली चीज तो बताऊं, इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत की थी वो की थी एरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने। याद रखना, किसने? एरिस्टोटल ने। ये जो अरस्तु है इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है स्टार्टेड, इकोनॉमिक्स किसने? एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स की, जो फर्स्ट बुक है नाम क्या है उसका? इकोनॉमिका। इकोनॉमिका जो सबसे पहली बुक है इकोनॉमिक्स की वो भी किसने? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने लिखी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जन्म देता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा महत्व रखता है पालने वाला। अभी आपको लग रहा है कि सर ये अरस्तु ने जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स को शुरू किया, उन्होंने ही पहली बुक लिखी, तो ये फादर होने चाहिए थे। लेकिन ये फादर नहीं है, फादर कोई और है। जैसे कि अभी टाइम चल रहा है जन्माष्टमी का, तो उसी से मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि कृष्ण भगवान के जो एक्चुअल फादर है वो कौन है? वासुदेव है, ठीक है। लेकिन उनको पालने वाले कौन है? नंदलाल। आप दुनिया में किसी से भी जाके पूछोगे ना कि कृष्ण भगवान के पिताजी कौन है, तो वो नंदलाल ही बताएंगे, माता कौन है? यशोदा ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बचपन से लेके बड़े तक उन्होंने ही पालन पोषण किया है। तो जन्म देने वाला जो इंपॉर्टेंट नहीं रखता उतना पालने वाला रखता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है शुरुआत की थी अरस्तु ने, बुक्स भी पहले इकोनॉमिक्स की उन्होंने ही लिखी, लेकिन ये फिर भी फादर नहीं है। क्यों? फादर कौन है? जो पालन पोषण करता है। पालन पोषण इकोनॉमिक्स का किसने किया? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, इसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। कब? 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और यहां से बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं एडम स्मिथ के ऊपर। पहले तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है पूछा जाता है, कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन बुक के ऑथर कौन है ये पूछा जाता है। कब लिखी गई? 1774 में लिखी गई। और उन्होंने कई सारी डेफिनेशंस दी हुई है। अब डेफिनेशंस पर जाने से पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशंस दी है इकोनॉमिक्स की। उससे जाने से पहले एक फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल समझते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू, चूंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एग्जांपल समझना जरूरी है, ठीक है। कोई फार्मर है हमारे पास, एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। एक फार्मर है, उसके पास क्या है? जमीन है, भूमि है उसके पास, मान लो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर उसके पास लैंड है, ठीक है। अब यहां पे वो क्या क्या चीज कर सकता है? वो अपनी 1 हेक्टेयर लैंड में क्या क्या लगा सकता है? राइस लगा सकता है, कॉटन लगा सकता है, शुगर केन लगा सकता है, ठीक है। शुगर केन लगा सकता है, राइस, कॉटन, शुगर केन, बनाना लगा सकता है। ये उसके पास क्या है? ऑप्शंस है, ठीक है। ये उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो अपनी फील्ड में राइस, कॉटन, शुगर केन और बनाना लगा सकता है। लेकिन वो क्या लगाएगा? इन चारों में से वो अपनी फील्ड में क्या ग्रो करेगा? वो अपनी फील्ड में क्या लगाएगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगी इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र, जो कृषि अर्थशास्त्र, वो बताएगा कि उसे इनमें से क्या लगाना चाहिए, ठीक है। मान लो एक फार्मर और ले लेता हूं मैं, एक फार्मर और है यहाँ पे बी, ठीक है। उसके पास भी 1 हेक्टेयर लैंड है, उसके पास भी सेम ऑप्शन है। चलो इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। उसके पास भी सेम ऑप्शन है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए, क्या वो चूज करें यहां पे, ठीक है। एक फार्मर और है, फार्मर बी, फार्मर बी, उसके पास भी 1 हेक्टेयर लैंड है, उसके पास भी सेम रिसोर्सेज है, सेम चीज है। क्या उसके पास? राइस लगा सकता है, कॉटन लगा सकता है, शुगर केन लगा सकता है, बनाना लगा सकता है। क्लियर है? अब ये फील्ड है, फार्मर बी क्या लगाएगा, फार्मर ए क्या लगाएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इकोनॉमिक्स। क्यों बताएगा इकोनॉमिक्स? समझो, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है
कि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हमारी वांट ज़्यादा होती है। ठीक है, मान लो कि ये फार्मर भी चाह रहा है कि मैं राइस लगाऊं, ये फार्मर भी चाह रहा है कि राइस लगाऊं, क्योंकि राइस का मार्केट में रेट मान लो मैंने लिख दिया 2000 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, बाकी सब क्रॉप का 2000 से कम है, बाकी सब क्रॉप का जो है रेट 2000 से कम है। ये फार्मर भी चाह रहा है कि मैं राइस लगाऊं, फार्मर ए चाह रहा है कि मैं राइस लगाऊं, फार्मर बी भी चाह रहा है कि मैं भी राइस लगाऊं। ठीक है, उसने राइस लगाए तो मैं भी राइस लगाऊं, लेकिन क्या वो दोनों राइस लगा पाएंगे, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो फंड है वो लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेस का उपयोग करके हमें बेस्ट को चुनना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके हमें बेस्ट को चुनना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इस फार्मर के पास क्या है, रिसोर्सेस मैं बताता हूं। रिसोर्सेस की बात करें तो इसके पास है इरिगेशन, इसके पास क्या है? इरिगेशन है। और यहां पे मैं बताऊं, इसके पास मैं रिसोर्सेस की बात करूं तो इसके पास रिसोर्सेस में इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन क्या है? नहीं है। अब मुझे बताओ, ये चाह रहा है कि मैं भी राइस लगाऊं क्योंकि राइस का रेट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये चाह रहा है कि मैं भी राइस लगाऊं, राइस का रेट ज्यादा है तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये वाला जो फार्मर है ना, ये वाला फार्मर राइस लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो ये राइस लगाएगा। ठीक है, ये राइस लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस क्या है? इरिगेशन अवेलेबल है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है इरिगेशन अवेलेबल है, चाहे वो लिमिटेड है बट इसके पास अवेलेबल है। यहाँ पे पास इस फार्मर के पास जो है इरिगेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके पास इरिगेशन नहीं है, रिसोर्सेज के नाम पे इरिगेशन नहीं है। तो ये क्या ये राइस चूज कर पाएगा? नहीं। अगर ये राइस चूज करेगा तो कुछ नहीं मिलना है इसको, कुछ प्रॉफिट नहीं होना, नुकसान में चला जाएगा। तो ये क्या चूज करेगा? ये चूज करेगा अपनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉटन चूज करेगा, क्योंकि राइस को भी पानी चाहिए, शुगरकेन को भी पानी चाहिए, बनाना को भी पानी चाहिए। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा कॉटन पर। ये क्या लगाएगा? कॉटन लगाएगा। इसने क्या किया? इस फार्मर ने अपना बेस्ट इसमें से चुना। बेस्ट, अब इसमें से बेस्ट तो राइस है। क्यों? क्योंकि रेट ज्यादा है। लेकिन यहां पर इस फार्मर के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या हुआ? बेस्ट हुआ कॉटन। क्यों? क्योंकि वो जो चूज करेगा वो अपने रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के हिसाब से चूज करेगा, तभी उसको बेनिफिट प्रॉफिट मिलना है, अदरवाइज नहीं मिलना है। तो यहां पर फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है? इकोनॉमिक्स बोल रही है कि वो यहां पर क्रॉप्स चूज करेगा एज डिपेंड ऑन देयर रिसोर्सेस। उसके पास जो रिसोर्सेस हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी यहां पर क्रॉप चूज करेगा, ना कि किसी और फार्मर को देख के, ना कि मार्केट को, रेट को देख के। ठीक है, राइस के रेट बहुत ज्यादा है बट वो नहीं चूज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स यही चीज बोलती है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जितना भी संसाधन हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके हमें बेस्ट को चूज करना है, जिससे हमें क्या मिले? प्रॉफिट मिले। समझ गए? ये इकोनॉमिक्स है। तो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। हमारी लाइफ में भी जो भी चीज हम करते हैं वो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो फंड है, उसी को देख के करना चाहिए। लाइफ में भी इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, आपके दोस्त के पास पैसा है, वो मंथ के 10,000 रुपए खर्च करता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पिताजी आपको 5,000 रुपए देते हैं, तो आपको 5,000 रुपए के अकॉर्डिंग आपको पैसा खर्च करना चाहिए। आपको आपके दोस्त को नहीं देखना चाहिए कि उसको 10,000 है, वो पार्टी भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, मूवी भी कर रहा है, हम भी करें। नहीं, आपके पास जितना फंड है उस फंड के अकॉर्डिंग आप उस फंड को इस तरीके से यूज करो कि आप उनमें से बेस्ट को चूज करो और आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन का मतलब अल्टीमेट क्या है? प्रॉफिट से है। ठीक है, इकोनॉमिक्स अल्टीमेट क्या बताती है? कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। अब यहां पर दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, दो मेजर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहां पे 2 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, दो मेजर फैक्टर यहां पे रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के इमरजेंस के लिए, या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो आती है उसके लिए दो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक क्या है? एक तो है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड
रिसोर्सेस, एक तो ये फैक्टर हो गया कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है। चाहे मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, चाहे धीरूभाई अंबानी की बात करूं या एलोन मस्क की बात करूं, सबके पास लिमिटेड है। ठीक है, अगर एलोन मस्क काम करना बंद कर दे तो एक समय के बाद उसके पास भी पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो अपने पैसे का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेस, और दूसरा फैक्टर है अनलिमिटेड वांट, अनलिमिटेड वांट्स, है ना। हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। हमारे पास पैसा 20,000 रुपए और हम चाह रहे हैं कि हमें एप्पल का फोन लेना है 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए वाला, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंड लिमिटेड है और वांट जो है हमारी अनलिमिटेड है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए। तो आप क्या चूज करोगे? एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। ठीक है, आपके पास है 20,000 और आपकी वांट्स क्या है? वांट्स है कि आप एप्पल का मोबाइल लेना चाह रहे हो। ठीक है, एप्पल का मोबाइल लेना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास है 20,000। आपके पास और ऑप्शंस क्या है? आप वीवो ले सकते हो, एमआई ले सकते हो, ओप्पो ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी वांट्स क्या थी? एप्पल लेने की, लेकिन आपके पास पैसा सिर्फ 20,000 है। तो आपके पास हो क्या, ये फैक्टर काम कर रहा है लिमिटेड, और यहाँ पे भी फैक्टर काम कर रहा है लिमिटेड। आपकी वांट्स जो है एप्पल है, लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको लगानी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब कि जो फीचर्स आपको एप्पल में मिल रहे थे, वही फीचर आपको अगर एमआई में मिल रहे हैं तो आप क्या परचेस करोगे? एमआई परचेस करोगे, क्योंकि वो 20,000 का है। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें उसका बेस्ट चुनना है। भाई एप्पल नहीं ले पा रहे तो एप्पल के जैसा कोई और फोन ले लेते हैं जो 20,000 रुपए में मिल जाए। दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही बोलती है कि हमारे पास जो फंड है, जो हमारे पास पैसा है, उसका हम सही इस्तेमाल करें और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करें। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता सकते हो कि हाँ, इसमें हमें अपना बेस्ट चुनना चाहिए, ना कि जो पैसा है वो फालतू वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल। आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो, एक कोर्स आपको 10,000 रुपए का मिलता है, एक कोई कोर्स आपको 1,000 रुपए का मिल रहा है। इस कोर्स में बात करूं तो फीचर्स क्या है? मान लो लाइव है, ठीक है, रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है। ठीक है, ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसमें लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, टेस्ट भी सेम है और पीडीएफ नोट्स भी सेम है। क्लियर है? अब यहां पर आपको बेस्ट चुनना है। पैसा आपके पास 10,000 है, चलो पैसा भी आपके पास, कोई कमी नहीं है पैसे की आपके पास, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना है। यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? सिर्फ लाइव क्लासेस। बाकी तीनों फीचर्स यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ डिफरेंस नहीं आता है। लाइव एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार आपको जब पढ़ोगे तो रिकॉर्डेड ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्डेड ही पढ़ना पड़ता है। और कई बार आप लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हो, कुछ काम आ जाता है, कहीं कुछ जाना आ जाता है, तो आप लाइव नहीं ले पाते, तो आप रिकॉर्डेड ही देखते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेस्ट चूज करना है। तो यहां पर बेस्ट क्या आएगा आपके लिए? बेस्ट आएगा कि 1,000 रुपीज। आप यहां पे 9,000 रुपए बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि सेम चीज मिल रही है, बस लाइव और रिकॉर्डेड का डिफरेंस है। लाइव और रिकॉर्डेड का डिफरेंस है। तो आपने क्या किया? बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया। बेस्ट अल्टरनेटिव कि भाई इसी के जैसा दूसरा सेम, इसी के जैसा दूसरा सेम, तो इसी के जैसा दूसरा सेम आपको 1,000 में मिल रहा ना, बस लाइव नहीं है, सारा रिकॉर्डेड है। क्लियर? दैट इज इकोनॉमिक्स। तो भैया अपने पैसे का सही इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स है। अब अपना जो इकोनॉमिक्स है ये दो चीजों पर फोकस करता है, इसीलिए सेंट्रल फोकस जो होता है इकोनॉमिक्स का वो दो चीजों पर है। सेंट्रल फोकस जो होता है इकोनॉमिक्स का दो चीजों पर है। किस पर? एक तो ये आपका लिमिटेड रिसोर्सेज पर, लिमिटेड रिसोर्सेज पर फोकस होता है। दूसरा आपका होता है बेस्ट अल्टरनेटिव आपको लेना है। ठीक है, चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जो भी बेस्ट होगा
अल्टरनेटिव का मतलब उसी के जैसा, लगभग उसी के जैसी चीजें हमें कम प्राइस में या कम हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें मिल जाए। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस होता है इन्हीं दो चीजों पे होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें बेस्ट वाला चूज करना है, उसी के जैसा सेम चूज करना है जो हमारे बजट में आ जाए। क्लियर है? दैट इज इकोनॉमिक्स। अभी जस्ट हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कई सारे एग्जांपल भी लिए हमने, अभी सब हमने समझा है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कहीं नोट्स पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक्स क्या होता है जस्ट आपने यहाँ पे क्लियरली समझ गया, कई सारे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो डेली लाइफ के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे तो एक जनरल डेफिनेशन अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, वो भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें वो भी देखना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन। तो क्वेश्चन यही से बन जाता है कि वेल्थ डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई है। तो वेल्थ डेफिनेशन 3 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। एक तो थे इसमें एडम स्मिथ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं के बारे में आगे हम देखेंगे। दूसरे जो थे इसमें वाल्कर ने दी, और तीसरे जो थे J.S. मिल, 3 ने दी। तो हमें यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पे एडम स्मिथ को कि इन्होंने क्या बोला वेल्थ डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें पढ़ना है किसको, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को पढ़ना है। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया। इन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, ये एक धन का विज्ञान है। इन्होंने किसकी बात की, सिर्फ वेल्थ की बात की। वेल्थ के अंदर क्या आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, वेल्थ का मतलब पैसा नहीं होता, वेल्थ के अंदर कैपिटल भी आ जाता है। मनी वेल्थ भी होता है, कैपिटल वेल्थ भी होता है। जो मनी गुड्स होते हैं, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, वो दोनों वेल्थ के अंदर आते हैं। वेल्थ के अंदर आपका कैश पैसा भी हो गया, वेल्थ के अंदर ये मेरा पेन भी आ जाएगा, वेल्थ के अंदर मेरा बोर्ड आ जाएगा, वेल्थ के अंदर ये माइक आ जाएगा। ये जितने भी चीजें हैं, चाहे कैपिटल गुड हो या मनी गुड हो, वो सारा वेल्थ के अंदर आता है। आप जो पेन लेके अभी लिख रहे हो वो भी आपका वेल्थ है, कॉपी में आप लिख रहे हो वो भी आपका वेल्थ है, सारी चीजें वेल्थ है। तो एडम स्मिथ ने क्या बोल दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये साइंस ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है, ये बोला एडम स्मिथ ने। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये धन का विज्ञान है। अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने और ये सही किस हद तक ये सही है। दूसरा, इसी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। इसी के ऊपर उन्होंने लिख दी वेल्थ ऑफ नेशन करके बुक लिखी, जो बहुत ही फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 1776 में इन्होंने राइट की थी, लिखी थी। और सबसे ज्यादा काम मतलब पालनहार यही है, इसलिए इनको फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब ये देखो इन्होंने क्या बात की, वेल्थ की बात की। अब मैं वाल्कर और मिल्स की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने भी वेल्थ के बारे में ही बोला था, वो इतना फेमस नहीं, फेमस यही है। इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ है। वेल्थ बोल दिया, चाहे मनी कैपिटल, मैंने बोला ना वेल्थ है, ये माइक वेल्थ है, ये बोर्ड वेल्थ है, ये मोबाइल मेरा ट्राइपॉड वेट है, मोबाइल वेल्थ है, आप जो पेन से लिख रहे हो ये वेल्थ है, सब कुछ। इन्होंने इन सबको क्या बोल दिया, इन्होंने इकोनॉमिक्स बोल दिया कि जो साइंस ऑफ वेल्थ है वही क्या है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन यहां पर इन्होंने किसकी बात नहीं की, यहां पर इन्होंने किसकी बात नहीं की, तो इनको क्या क्या किया गया, क्रिटिसिज्म का इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई। ठीक है, इनको क्या किया गया, इनको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब इनकी आलोचना की गई। क्यों आलोचना की गई, कि इनकी आलोचना इसलिए की गई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बात की, वेल्थ ओनली। इन्होंने सिर्फ वेल्थ की बात की, पहली चीज, इसलिए इनको इनकी आलोचना की गई। तो इन्होंने किसकी बात नहीं की, इन्होंने वेलफेयर की बात नहीं की, कल्याण की बात नहीं की। अब देखो पैसा कमाने के कई तरीके हैं ना, वेल्थ तो कई तरीके से भी है। 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और 2 तरीके से पैसा लगाया जा सकता है, एक गलत काम में और एक सही काम में। ठीक है, एक गलत काम में पैसा लगाना और एक सही काम में पैसा लगाना, एक गलत तरीके से पैसा कमाना और एक सही तरीके से पैसा कमाना, ये दोनों से आप वेल्थ बना सकते हो, या दोनों क्या होता है, वेल्थ के अंदर आता है।
तो यहाँ पर पहली चीज क्या, उन्होंने सिर्फ वेल्थ की बात की और वेल्थ में भी उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया कि कौन सा वेल्थ जो है सही है, कौन सा वेल्थ गलत है। ठीक है, आप चोरी करके पैसा कमा रहे हो वो गलत हो जाएगा, आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हो सही हो जाएगा। आप पैसे को दारू में लगा रहे हो, तंबाकू सिगरेट पीने में लगा रहे हो, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, गलत तरीके में इन्वेस्ट करना हो जाएगा पैसा, और कुछ सही तरीके में है पैसा लगाना हो जाएगा। तो उन्होंने वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात की और वेल्थ को भी उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया कि कौन सा वेल्थ, कौन सा जो पैसा है या कौन सा गुड्स है, कौन सा कैपिटल है जो सही है, कौन सा नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने वेलफेयर की बात नहीं की, वेलफेयर की बात इन्होंने नहीं की। भैया पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, है ना, पैसे के अलावा और भी कोई चीज है। भैया आपने मुझे पैसा दिया पढ़ाने का, ठीक है, आपने मुझे पैसा दे दिया, ठीक, तो वो वेल्थ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने से आपकी जॉब लगेगी तो अल्टीमेट क्या होगा, आपका वेलफेयर होगा। और मैं अगर मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा भी वेलफेयर होगा। ठीक है, तो पैसे के साथ साथ मेरा भी वेलफेयर है और पैसे देने के साथ साथ आपका भी वेलफेयर है। जॉब लगेगी, आप भी पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपका वेलफेयर भी होगा, आपका कल्याण भी होगा, समाज में आपका नाम भी होगा, एक पोजीशन भी आपको मिलेगी। तो इस भाई साहब ने, इसमें साहब ने सिर्फ पैसे की बात की, वेलफेयर की बात ही नहीं की। तो इसलिए इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि भाई आपने सिर्फ पैसे को ही महत्व दिया है, वेलफेयर को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, इनको आपने जो है क्या दिया, मतलब इनको आपने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही अब इनको आलोचनाओं को सामना करना पड़ा तो वेलफेयर डेफिनेशन सामने आ गई, वेलफेयर डेफिनेशन सामने आ गई। और वेलफेयर डेफिनेशन है ये किसने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन की बात करें तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। और भी साइंटिस्ट ने दी है लेकिन मेजर यही आपको याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल। ये डेफिनेशन किसने दी, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी जो वेलफेयर की डेफिनेशन है, इस वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर क्या बात की, इन्होंने अपने वेलफेयर डेफिनेशन में बात की है कि जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन काइंड्स हैं, ठीक है, मानव जाति जो है वो एक ऑर्डिनरी लाइफ को क्या करती है, जीती है। इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्या बता दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड, क्या हो जाएगा, इन अ डेली ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, डेली ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो इन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैन काइंड, मैन काइंड मतलब कुल मिला के मानव जाति के व्यवहार का अध्ययन है ये। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन काइंड इन अ ऑर्डिनरी डेली बिजनेस लाइफ। ऑर्डिनरी डेली बिजनेस लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इकोनॉमिक्स को बोल दिया कि इसके अंदर जो है हम मानव जाति का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उनकी जो डेली ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है उनकी स्टडी को इन्होंने इकोनॉमिक्स बोल दिया कि जो डेली इनकी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। अब ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब होता है कि भाई हम सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बैग टांगेंगे, ऑफिस जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, फैमिली को लेके घुमाने ले जाएंगे, दैट इज ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, जो डेली हमारा चलता रहता है, सेम शेड्यूल, सुबह उठना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, शाम को आना, सोना, खाना पीना, उठना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है। जो हमारा काम है डेली का वो हम लोग करते रहते हैं, दैट इज तो। ठीक है, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स। दूसरी बात, इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर किसको महत्व दिया, मटेरियल थिंग्स को या मटेरियल एक्टिविटीज को, मटेरियल एक्टिविटीज या मटेरियल गुड्स में बोल दो, मटेरियल गुड्स के बारे में बात की। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटली बेस्ड है किस पे, मटेरियल गुड्स पे, मटेरियल एक्टिविटी पर बेस्ड है, और किस पर, जो हमारी डेली ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, ये इन्होंने बोला। और सिर्फ मटेरियल एक्टिविटी की बात की। अब मटेरियल गुड्स के अंदर क्या चीज आती है, देखो मटेरियल गुड्स के अंदर आता है जैसे कि राइस, ये मटेरियल है, व्हीट गेहूं ये भी मटेरियल है, ये पेन भी मटेरियल है, बुक भी मटेरियल है। ठीक है, और मैं बात करूं और मटेरियल में क्या है, लिकर, जो लिकर मैंने बोला दारू मटेरियल है, टोबैको ये मटेरियल है, तंबाकू, सिगरेट आपका हो जाएगा, सिगरेट ये भी क्या है, ये भी एक मटेरियल है। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि इससे कल्याण होता है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला कि ये जो मटेरियल चीजें हैं इनसे मानव का वेलफेयर होता है, और मानव की जो डेली बिजनेस लाइफ है, ऑर्डिनरी जो लाभ, ये सामान्य जो जिंदगी है, उसको उन्होंने इकोनॉमिक्स बोला और सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात की।
ये वेलफेयर डेफिनेशन है। अब यहां पर इनको भी क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। देखो क्यों किया क्रिटिसाइज, पहली चीज समझना, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की मटेरियल गुड्स की। अब मटेरियल गुड्स में क्या आता है, राइस, व्हीट, पेन, बुक। जिस मटेरियल गुड्स मतलब, पहले तो गुड्स समझ लीजिए, गुड्स क्या होता है। गुड्स मतलब अच्छा वाला गुड्स नहीं, और एक गुड्स होता है, एक होता है सर्विस। गुड्स और सर्विस, दो वर्ड को समझ लीजिए, है ना। आपने देखा होगा जब भी आप ट्रांसपोर्ट में जो ट्रकें रोड पे निकलती है उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर। जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो मैं समझता था गुड्स मतलब अच्छा, कैरियर मतलब ले जाने वाला, तो अच्छा सामान, अच्छा सामान मैं समझता था, ठीक है। अच्छा, या बोले अच्छा वाहक बोल सकते हैं उसको, कैरियर मतलब वाहक होता था, अच्छा वाहक मैं समझता था। धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि वो गुड्स कैरियर मतलब माल वाहक, माल वाहक। गुड्स कैरियर का मतलब क्या होता है, माल वाहक। तो गुड्स का मतलब यहाँ पे माल है, और गुड्स दो तरीके होते हैं, ठीक है, उसी को समझते हैं। तो एनी टेंजिबल आइटम डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम छू सकते हैं और वो ह्यूमन की वांट्स को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। समझ में आया, गुड्स मतलब एनी टेंजिबल आइटम डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, जैसे पेन, इसको मैं छू सकता हूँ, इसको मैं लिखने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे ये सेटिस्फाई कर रहा है पेन, ठीक है। तो ये हो गया गुड्स। ये बोर्ड पे मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, दैट इज गुड्स। तो ये होता है क्या, गुड्स। सर्विस क्या होता है, एनी इनटेंजिबल आइटम, ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं सर्विस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। मैं आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा, मैं आपको कुछ चीजें नहीं दे रहा हूं, ना ही आप मुझे छू पा रहे हो, ना मेरी टीचिंग को छू पा रहे हो। जस्ट आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो और पढ़ रहे हो। पढ़ने से भी आपका वेलफेयर होगा, दैट इज सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या देता है आपको, सिर्फ सर्विस देता है, ठीक है, वो कोई चीजें आपको नहीं देता। आप बैंक में जाते हो, बैंक आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, कोई वस्तु नहीं दे रहा। तो ये चीजें क्या आ जाती है सर्विस में, ऐसी इनटेंजिबल मतलब जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमें सेटिस्फाई करती है, दैट इज सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गया। ऐसी वस्तु जिनको हम छू सकते हैं, ऐसी वस्तु जिनको हम छू सकते हैं वो क्या है, वो गुड्स हैं। और ऐसी वस्तु जिनको हम छू नहीं सकते वो क्या है, सर्विस के अंदर आती है और ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। अब मुझे बोलो कि एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी, कौन सी, वेलफेयर, कल्याण की डेफिनेशन दी, और उन्होंने सिर्फ मटेरियल की बात की, राइस, व्हीट, इनसे। देखो अब यहां पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस करके समझा देता हूं दोनों में। मार्शल ने किसकी बात की, मटेरियल की, ठीक है। इन्होंने अवॉइड किया किसको, नॉन मटेरियल को। नॉन मटेरियल को इन्होंने क्या किया, अवॉइड किया, कंसीडर नहीं किया डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब चीजें समझना, मटेरियल गुड्स के अंदर क्या चीजें आती है, मटेरियल गुड्स के अंदर जैसे हमारा राइस, इससे, ठीक है, खाने के लिए जरूरी है, आपका वेलफेयर होगा, जियोगे नहीं तो क्या खाओगे, ठीक है। राइस हो गया, पेन, बुक, ये इन सब चीजों से आदमी का जो है वेलफेयर होता है, कल्याण होता है। भाई पेन बुक रहेगी, पढ़ोगे लिखोगे तो कल्याण होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आती है, लिकर। लिकर मतलब हिंदी में लिख दूं मैं, दारू, शराब, और सिगरेट, सिगरेट ये चीज आ गई है ना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। अब मुझे बताओ कि पहली चीज तो इन्होंने, इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इनकी आलोचना क्यों की गई, एल्फ्रेड मार्शल की आलोचना इसलिए की गई कि भाई आपने पहले तो सिर्फ मटेरियल की बात की, और मटेरियल के अंदर भी आपने इसको क्लासिफाई नहीं किया कि भाई किस मटेरियल से वेलफेयर होगा और किस मटेरियल से वेलफेयर नहीं होगा। तो इन्होंने भाई अपने मटेरियल में, मटेरियल की तो बात की लेकिन मटेरियल को ये सही तरीके से क्लियर कट डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि भैया ये इन चीजों से वेलफेयर तो होगा, क्या होगा, राइस, व्हीट, इनसे क्या होगा, वेलफेयर तो होगा, और कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। किन सब चीजों से, इन दोनों चीजों से। लेकिन क्या मुझे बताओ, ये दो चीजें हैं, दारू और सिगरेट, इससे वेलफेयर होगा, इससे वेलफेयर होगा मानव का, नहीं होगा। क्या आप दारू पीते हो तो दारू पीने से आपका वेलफेयर होता है, दारू पीना अच्छी चीज है। सिगरेट पीने से आपका वेलफेयर होगा, दारू पीने से, सिगरेट पीने से आपको कोई आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। राइस, व्हीट, चावल, गेहूं, पेन, बुक, ये अगर आप परचेस करते हो, खाते पीते हो, खिलाते हो, किसी को पढ़ते लिखते हो, तो यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, आपका वेलफेयर होगा। लेकिन दारू और सिगरेट पीने से आपका कभी वेलफेयर नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, दारू और सिगरेट से आपका वेलफेयर नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, कंट्री की इकोनॉमी को जरूर बढ़ाती है, कंट्री की इकोनॉमी में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है ये दोनों चीजें, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा ना, जब लॉकडाउन था तो कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा जो है डिस्टर्ब हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि दारू के ठेके ओपन कर दो, दारू के ठेके ओपन करो, प्राइस डबल थी, जिनको पीना थे उन्होंने पिया, कंट्री की इकोनॉमी में एकदम से वापस क्या आया था, उछाल आया था, क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ की इनकम हुई थी। लेकिन लोगों ने दारू पी तो लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को जरूर बेनिफिट हुआ इन चीज से,
तो जो मार्शल थे इन्होंने मटेरियल की बात की, लेकिन मटेरियल को इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया कि इन चीज़ों से तो भाई वेलफेयर होगा, कल्याण होगा, इन चीज़ों से वेलफेयर नहीं होगा लेकिन कंट्री की इकोनॉमिक बढ़ेगी। तो इन्होंने क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, इन्होंने सिर्फ मटेरियल की बात की, नॉन मटेरियल की बात नहीं की, सॉरी, इन्होंने नॉन मटेरियल की बात नहीं की। अब मुझे बताओ नॉन मटेरियल में क्या आती है? सर्विस। तो सर्विस के अंदर क्या आएगा? जैसे टीचिंग, भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, तो इसकी बात नहीं की। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आप जिंदा रहोगे, आपका वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। फिर बैंक सर्विस, बैंक में आपको आजकल जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे फोन पे से पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपको कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा है, सारी एक्टिविटीज घर बैठे कर पा रहे हो, जिससे आपका भी वेलफेयर हो रहा है और कंट्री का भी वेलफेयर हो रहा है। तो ये चीजें भी क्या कर रही है? वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। सर्विस भी है जैसे टीचिंग, डॉक्टर, बैंक, ये भी क्या कर रही है? वेलफेयर को प्रमोट कर रही है। लेकिन मार्शन साहब ने इसको अपनी डेफिनेशन में कंसिडर ही नहीं किया, इसलिए ये भी डेफिनेशन फेल हो गई। क्लियर आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर के बाद जो डेफिनेशन आती है हमारी, वो आती है स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन, देखो स्कार्सिटी डेफिनेशन के अंदर क्या चीज आती है? स्कार्सिटी का मतलब ही होता है लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन। पहली चीज तो यही पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो याद रखना एल.सी. रॉबिन्स ने। किसने दी? एल.सी. रॉबिन्स ने। लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स, नाम क्या है पूरा इनका? लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने जो है ये दे दी स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इन्होंने इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर की बात की कि जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, इन्होंने इकोनॉमिक्स बोला, और ये बोला इन्होंने अपनी इसके अंदर कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट है, इनका जो है रिलेशन और उसके इनका यूज करके हमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है? देखो इनकी डेफिनेशन बोलती है कि ये क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने क्या बोला? इट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स means which have alternative use। ये डेफिनेशन इन्होंने दी। देखो इस डेफिनेशन में क्या चीजें उन्होंने बोली, वही चीज आपको समझनी है। दो चीज उन्होंने बोला कि ये ह्यूमन बिहेवियर का एक साइंस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्कार और इंड से उसका रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक। और इसका मतलब अल्टीमेट मीन क्या है कि हमें बेस्ट को चूज करना है। इसका अल्टीमेट क्या है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका यूज करके हमें बेस्ट को चूज करना है। अब यहाँ इंड्स का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इंड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स। इंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स, और स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, जो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप को देखा, और उसी को इन्होंने बोला कि ये ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, जिसके अंदर हम किसका संबंध देखते हैं, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में संबंध देखते हैं, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका यूज करके बेस्ट को हम यहाँ पे चूज करते हैं, बेस्ट को चूज करते हैं। मतलब अल्टीमेटली इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला, साइंस ऑफ चॉइस। क्या बोला इन्होंने? साइंस ऑफ चॉइस बोल दिया। याद रखना साइंस ऑफ चॉइस। तो याद रखना साइंस ऑफ चॉइस किसने बोला, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस किसने बोला? तो एल.सी. लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस बोला है। साइंस ऑफ चॉइस का मतलब समझ गए कि हमारे पास हमारी वांट जो अनलिमिटेड है, हमारे पास फंड जो है लिमिटेड है, इन दोनों का रिलेशन चेक करो क्या रिलेशन है, और हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें से हमारी वांट्स जो है पूरा करने के लिए हम उसका कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, कि आपके पास फार्मर है, फार्मर के पास चॉइस है कि वो राइस लगा सकता है, कॉटन लगा सकता है, शुगर केन लगा सकता है, बनाना लगा सकता है, ठीक है, चॉइस है ना, चॉइस है। अब वो उसमें से क्या लगाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर, कि उसके पास रिसोर्सेज क्या है।
क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज करके वो जो लगाना चाह रहा है, वो राइस लगाना चाह रहा था, लेकिन राइस नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसका वो बेस्ट अल्टरनेटिव कॉटन लगा लेगा, क्योंकि कॉटन लगाने से उसके पास जो रिसोर्सेज है उनका आपस में रिलेशन जो है वो बैठ रहा है, और उससे वो क्रॉप लगा के जो भी अर्निंग उससे होगी वो एटलीस्ट प्रॉफिट ले पाएगा, अदरवाइज राइस लेता तो प्रॉफिट भी नहीं ले पाता। ठीक है, तो ये इन्होंने रॉबिन्स ने क्या बोला कि ये चॉइस का साइंस है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला है, याद रखना, इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोला है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला है। अब यहाँ पे इनको भी क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया, इनको भी आलोचना की गई। देखो, आलोचना करना लोगों का काम है ना। आप अच्छा काम करोगे तो 4 लोग आएंगे, बोलेंगे, 4 में से 2 लोग बोलेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, और 2 लोग बोलेंगे कि तू सही कर रहा है। तो ये लोगों का नेचर है, लोगों को काम है कहना, है ना। तो लोगों को कहने दो और अपना काम करते रहो। ठीक, चलिए, तो ये चीजें हमने समझी। अब इनको भी आलोचना की गई, इनको भी, अब इनकी आलोचना क्यों की गई भाई? ये भी तो समझना जरूरी है कि इनकी आलोचना क्यों की गई, इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया। इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि भाई आपने सब कुछ सही बताया, ठीक है, आपने अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ आपने बात की, लेकिन आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं की। क्या बात नहीं की आपने? ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं की। देखो, ऊपर एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात की, उन्होंने वेलफेयर की बात नहीं की, तो एडम मास्टर ने वेलफेयर की बात कर दी। ये आए तो इन्होंने लिमिटेड और अनलिमिटेड जो रिसोर्सेज और वांट्स है उनकी बात करके फार्मर को बेस्ट चूज करने की बात बोल दी कि आप जो है, जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है वो चूज करो आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं की। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो, आपने पैसा खर्च किया पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे, आपकी जॉब लगेगी तो आपका वेलफेयर होगा। जॉब लगेगी तो जॉब में आप क्या करोगे? आपकी धीरे धीरे जो है आपकी ग्रोथ होगी। आप जब भी मैनेजर, धीरे धीरे आप जो है एएफओ की पोस्ट से मैनेजर की पोस्ट, या आप जिस भी पोस्ट पे हो ना, जिस भी पोजीशन पे हो, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा? वहाँ पे ग्रोथ होगी। आप चीज़ों के समझोगे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी, आपका क्या बढ़ेगा? डेवलपमेंट होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो आप क्या दोगे? एम्प्लॉयमेंट दोगे, रोजगार दोगे। कैसे? जैसे अभी आप बेरोजगार हो तो आप खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही खाना बना लेते हो, है ना, 4 लोग मिलकर खाना बना के रूम में रहते हो। जैसे आपकी जॉब लगेगी, आप खाना बनाने के लिए एक कुक रखोगे, है ना, तो आपने एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, झाड़ू पोछे के लिए आप रखोगे, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया। आप अगर अच्छी पोजीशन पे जाओगे तो आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखोगे, उसको एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि भाई आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं की, इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की। क्योंकि आपकी इनकम होगी, इनकम अगर बढ़ेगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो दोगे, एम्प्लॉयमेंट भी तो लोगों को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो किस पे डिपेंड है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो डेफिनेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, ये 2 साइंटिस्ट है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को समझना। एक है सैमुअल्सन और दूसरा है केन्स। दोनों मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों? क्योंकि इन भाई साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। कई लोग बोलते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन है, लेकिन मैंने कई सारी बुक देखी है ना। कई मुझे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन है ना। लेकिन मैंने कई सारी बुक्स वगैरह वेरीफाई किया तो मुझे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कीन्स ही मिला है, तो मेरे हिसाब से तो कीन्स ही है, ठीक है। मैंने कई जगह इसको वेरीफाई किया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो फादर तो पहले बन चुके थे एडम स्मिथ, अब इन्होंने कुछ ऐसा और काम किया इकोनॉमिक्स में, बेहतरीन और ज़्यादा काम किए गए, तो इनको आधुनिक पिता बना दिया, ठीक है, मॉडर्न पिता बना दिया। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स में इतना बेहतरीन काम किया कि इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था कब? 1970 में इनको, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और यही वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स को बोला था क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्वीन ऑफ सोशल साइंस इन्होंने ही बोला था, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस है, ठीक है। सैमुअल्सन ने बोला था। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बात की थी? कीन्स ने अपनी डेफिनेशन में बात की थी एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट की बात की थी इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर, कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके आप बेस्ट तो चुन रहे हो, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा या एम्प्लॉयमेंट दोगे। सैमुअलसन ने क्या बात की, इन्होंने ओवरऑल बात की, इन्होंने बात की वेल्थ की, इन्होंने बात की वेलफेयर की, ठीक है, इन्होंने इंड्स रिसोर्सेज, इन मतलब अनलिमिटेड वांट्स की बात की, इन्होंने स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड फंड्स की बात की, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की, इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी बात की अपनी डेफिनेशंस के अंदर। इसलिए जो है जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी उनमें से जो है बेस्ट डेफिनेशन या मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन कौन सी है, तो जो पॉल सैमुअलसन ने दी वो जो है मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन इन्हीं की मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल सबकी बात कर ली, वेल्थ की, वेलफेयर की, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सारी बात की इन्होंने फ्यूचर में पीपल के लिए भी बात की कि फ्यूचर में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, इसकी भी बात की। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इन्होंने क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला अर्थशास्त्र को। और ये जो है मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है जितनी भी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उनमें से। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में इन्फ्लुएंस मतलब इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आदमी यही रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आदमी यही रहा है, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। तो बच्चों, आई थिंक आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाली थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको अब नोट्स देखने की ज़रूरत है या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। लेक्चर अगर आपने अच्छे से सुना है, देखा है, एग्जाम्पल मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए हैं, उससे इकोनॉमिक्स को काफ़ी ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से आप लोग, मेरी तरफ से मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक जरूर दें कि ये जो मैंने पढ़ा है आपको बेहतरीन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता है, इसकी टर्मिनोलॉजी हमें समझ में नहीं आती है। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर देना, रिस्पॉन्स जरूर देना कि सर कैसा आपने पढ़ाया है, हमें मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।